सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 का जो है जीके जीएस के 15 जून की सभी शिफ्टों को हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे गाइज। और इसमें एक एक पॉइंट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम हुआ है 5 जून से आपका जो है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और आज है 15 जून। तो इन सारी चीज़ों में जो एनालाइज की हो तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला है। तो पहले आपको याद रखना है कि करंट जो कि 2025 और लास्टली 2024 के जो है लास्ट के 2-3 महीने से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर से आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर से आपके प्रश्न आ रहे हैं, साइंस से इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साइंस से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है हिस्ट्री से प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपको प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक जीके से आ रहे हैं। तो यहाँ से जो है ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं स्टैटिक जीके। इसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी हो गया। ठीक है ना। ज्योग्राफी आपको इसको रखना है स्टैटिक जीके से ऊपर रखना है ज्योग्राफी। ठीक है। तो यहाँ से जो है इन सारे सब्जेक्ट से जो है ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो हम इसमें जो है एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करेंगे जो आपके 15 जून की शिफ्टों के अनुसार है। ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस प्रकार का रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सार्वभौमिक दाता जो कहलाता है ये आपका ए बी पॉजिटिव कहलाता है या ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये आपका सार्वभौमिक दाता कहलाता है। और क्यों कहलाता है? क्योंकि जो है इसमें जो है ये किसी भी व्यक्ति को जो है इसका रक्त जो है किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है ना। इसीलिए इसे जो है सार्वभौमिक दाता कहलाता है। वहीं अगर हम ए बी पॉजिटिव की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक भौमिक ग्राही कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है दाता और ग्राही में आपको जो है फर्क याद रखना है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि जो एबी पॉजिटिव है इसे सार्वभौमिक ग्राही जो है ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये जो है सभी ब्लड ग्रुप से जो है रक्त को ले सकता है। ठीक है ना। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ये क्या करता है सभी ब्लड ग्रुप से सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। रक्त ले सकता है। ठीक है। तो इसी वजह से इसे सर्वग्राही कहते हैं। और जो है इसे जो है सार्वभौमिक दाता क्यों कहते हैं? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो ओ नेगेटिव को जो है ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये सभी ब्लड ग्रुप से जो है क्या करता है, मतलब कि ये जो है किसी भी व्यक्ति को जो है ये दिया जा सकता है इसका ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। यानी कि जो ओ नेगेटिव ऐसा होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है रक्त दे सकते हैं। ठीक है ना। रक्त दिया जा सकता है। इसी वजह से जो है इसे सार्वभौमिक दाता कहते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है हम कुछ-कुछ पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो कुछ-कुछ पॉइंट के बारे में जैसे कि यहाँ पे जो है आपको याद रखना है। एक जो है अभी मैंने बताया है एबी के बारे में। ठीक है ना। और दूसरा फिर जो है ओ के बारे में, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। इस दोनों के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है ए और बी दोनों जो है एंटीजन होते हैं। यानी कि ए एंटीजन भी होते हैं, ए और बी। तो यहाँ पे अगर सेम सेम कलर हो जाएगा तो थोड़ा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इसमें जो है ये क्या होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इसमें ए एंटीजन भी होते हैं। ए और बी ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ठीक है ना। दोनों एंटीजन होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी। लेकिन इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि इसमें जो है क्या नहीं होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ से दो दो प्रश्न बन जाता है। ठीक है ना। कि ए और बी दोनों एंटीजन जो होते हैं ये किस में होते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप में होते हैं। और एंटीबॉडी किस में नहीं होते तो भी ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है दूसरा आपका कौन सा है, ओ ग्रुप है। ओ ग्रुप में आपको क्या याद रखना है कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है और इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। एंटीजन
इसमें क्या होता है गाइस, इसमें एंटीजन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो है एंटीबॉडी होते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है ना, ए और बी एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है ना, आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने बहुत क्लियरली लिख दिया है, ए बी ग्रुप में बहुत यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं याद करने में, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है ये किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है, कैसे देखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है इसकी खोज की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1900 में, ठीक है, 1900 में खोज की थी। और जो है अगर मैं बात करूँ कि जो है एक होता है आरएच फैक्टर, जिसकी वजह से, आरएच फैक्टर की वजह से क्या होता है गाइस, तो आरएच फैक्टर की वजह से ये होता है कि जो आपके ब्लड का ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव जो आप सुनते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव सुनते हैं, ये आरएच फैक्टर की वजह से होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी खोज कब हुई थी आरएच फैक्टर की, तो याद रखिएगा आरएच फैक्टर की खोज 1940 में हुई थी, ठीक है ना। इस कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1940 में खोज हुई। तो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सारी क्लियर कर दी है कि अगर एक प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है तो कोई भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। अब बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि जो है 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ये आप सभी को पता है, जो कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये 4 तो आप सभी को पता ही है। बाकी ये जो मैं लिखाई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख भी देती हूँ, चलिए। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है कि यहाँ पे आपको लिखना है कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। और वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं आपका ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है कि 2025 से सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से, इनमें से कितने व्यक्तियों को किया गया, तो टोटल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो हम एक एक करके उनका नाम को देखेंगे। तो पहला नाम जो है ये आपको ध्यान रखना है किसका है, तो पहला नाम आपको याद रखना है कुमुदिनी रजनीकांत लखिया का, ठीक है ना, कुमुदिनी, कुमुदिनी रजनीकांत, रजनीकांत लखिया, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा कौन सा नाम है गाइस, तो दूसरा नाम आपको याद रखना है, वो हो गया आपका ओसामू सुजुकी, ठीक है ना, ओसामू, ओसामू सुजुकी, ठीक है। इसके बाद जो है अगला नाम आपको किसका याद रखना है गाइस, तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम। इसके बाद जो है अगला नाम आपको किसका याद रखना है, अगला नाम आपको याद रखना है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर, ठीक है ना, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह, जगदीश, जगदीश सिंह खेहर। ये हो गया, इधर 4 नाम हो गए और 3 नाम मैं इधर लिखा देती हूँ। तो इधर और कौन सा नाम हो गया गाइस, तो और याद रखना है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला आपको याद रखना और कौन हो गया, तो एमटी जो है वासुदेवन नारायण, ठीक है ना, एमटी वासुदेवन, वासुदेवन नारायण, इन्हें मिला हुआ है। उसके बाद जो है अगला आपको याद रखना और कौन है गाइस, याद रखिएगा आपके जो है नागेश्वर रेड्डी, नागेश्वर, नागेश्वर
रेड्डी। तो ये टोटल 7 नाम आपको याद रखना है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ कुमुदिनी जो रजनीकांत लखिया हैं, इन्हें जो मिला हुआ है ये किसमें मिला हुआ है? तो इन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद जो है ओसामू सुजुकी की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें मिला हुआ है आपका जो है व्यापार और उद्योग, ठीक है ना? व्यापार और उद्योग। व्यापार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। और याद रखिएगा इन्हें जो पुरस्कार मिला है ये मरणोपरांत मिला है, ठीक है ना? मरणोपरांत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपका अगला नाम है किसका है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी जो है ये कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है? और जो है लास्ट आपके कौन है? न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर को जो है ये किसमें मिला हुआ है गाइस? तो याद रखिएगा इनको सार्वजनिक मामले में मिला हुआ है, ठीक है ना? कौन से मामले में? सार्वजनिक मामले में। सार्वजनिक मामले में। ठीक है। उसके बाद जो है शारदा सिन्हा की अगर मैं बात करूँ तो शारदा सिन्हा को मिला हुआ है गाइस याद रखिएगा कला के क्षेत्र में मिला हुआ है, ठीक है ना? कला के क्षेत्र में। और दूसरा याद रखना इन्हें जो मिला है ये मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत। ठीक है। उसके बाद जो है एम टी वासुदेवन नायर की बात करूँ तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, ठीक है ना? एम टी वासुदेवन की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्हें मिला है साहित्य। तो थोड़ा जगह की वजह से जो है मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? साहित्य और शिक्षा। और याद रखिएगा एम.टी. वासुदेवन नारायण जो है इन्हें भी मिला हुआ है मरणोपरांत, ठीक है ना? और जो दूसरा अगर मैं बात करूँ नागेश्वर रेड्डी की, तो नागेश्वर रेड्डी को जो मिला हुआ है ये कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा मरणोपरांत है और किनको मिला है कौन से क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको 2025 में जो और पुरस्कार मिला जैसे पद्म विभूषण मिला है, तो पद्म विभूषण कितने 7 व्यक्तियों को मिला। ऐसे इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है पद्म भूषण जो है 2025 में कितने व्यक्तियों को मिला है। तो पद्म भूषण 2025 में जो है ये 19 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है ना? कितने व्यक्तियों को? 19 व्यक्तियों को। ठीक है। और इसी तरीके से एक और याद रखिएगा पहला हो गया पद्म भूषण और जो है और याद रखिएगा पद्म श्री, ठीक है ना? पद्म श्री। तो पद्म श्री 2025 में जो है ये कितने व्यक्तियों को मिला है? तो पद्म श्री 2025 में जो है वो मिला है 113 व्यक्ति को। ठीक है ना? 113 व्यक्तियों को। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 2025 में सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो 2025 में जो है किसे नियुक्त किया गया गाइस? सही आपको ध्यान रखना है। राजविंदर सिंह भट्टी को, सुरेश यादव को, दलजीत सिंह चौधरी को या अजय कुमार को? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है 1990 बैच के जो है आईपीएस है, ठीक है ना? 1990 1990 बैच के 1990 बैच के आईपीएस है, ठीक है। और जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो है बिहार के पुलिस के जो है महानिदेशक भी पहले थे, ठीक है ना? बिहार पुलिस के जो है बिहार के पुलिस महानिदेशक थे। पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है। तो इनसे जो है ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो राजविंदर सिंह भट्टी जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ सीआईएसएफ के बारे में बात करूंगी। जैसे सीआईएसएफ की स्थापना के बारे में, तो सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी आपका जो है 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, ठीक है ना? सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा नई दिल्ली।
अब यहाँ पे जैसे CISF है तो मैं यहाँ पे कुछ और, 2-3 और लिखाऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनका 2025 में नियुक्ति हुआ है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पहला आपको याद रखना है CRPF, CRPF के महानिदेशक। ठीक है, ये सब मैं 2025 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। तो CRPF के महानिदेशक के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, हम बात करेंगे आपके जो है BSF के महानिदेशक, ठीक है ना। BSF के महानिदेशक के बारे में। तो जो CRPF के महानिदेशक हैं वो कौन है गाइस, तो याद रखिएगा CRPF के महानिदेशक हैं वो है आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और वहीं अगर मैं बात करूँ जो आपके जो है BSF के महानिदेशक हैं वो कौन है, तो BSF के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है ना। दलजीत सिंह दलजीत सिंह चौधरी। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। और BSF का क्या होता है गाइस, तो BSF का होता है सीमा सुरक्षा बल, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि BSF की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। BSF की अगर मैं स्थापना की बात करूँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। BSF का स्थापना हुआ था, वो हुआ था आपका जो है 1965 में हुआ था, ठीक है ना। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो है CRPF की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके लिख देती हूँ, ताकि यहाँ से जो है कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो CRPF की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 1939 में जो है 1939 में CRPF की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि जब CRPF की स्थापना हुई थी, तब जो है यहाँ पे जो है ये ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था, ठीक है ना। तो उस टाइम जो है इसका नाम क्या था गाइस, तो उस टाइम इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, ठीक है ना। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद जो है 1949 के बाद, ठीक है ना, 1949 के बाद जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस ये हो गया था आपका बल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील ने की थी। अब G20 शिखर सम्मेलन में जो है आपको याद रखना है सबसे पहले 2023, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिखा रही हूँ आपको याद रखना है 2024 और 2025, ठीक है ना। तो 25 में 2023 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 2025 में 23 में जो हुआ था, ये भारत ने पहली बार जो है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कहाँ की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। नई दिल्ली में भारत ने। उसके बाद जो है 2024 में जो है ये किसने किया था, तो 2024 में ब्राजील ने किया था, ठीक है, ब्राजील ने किया था। और कहाँ किया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किया था आपके रियो डी जेनरियो में, ठीक है ना। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके जो है 2025 में, 2025 में जो मेजबानी करेगा वो दक्षिण अफ्रीका करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका करेगा। अब रही बात है तो 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन की जो है थीम की अगर मैं बात करूँ कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम जो है अभी घोषित नहीं हुई है, ठीक है ना। घोषित नहीं हुई है, नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जो है 2024 की अगर मैं बात करूँ कि जो है इसका जो है इसका थीम क्या था गाइस, तो थीम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका थीम था एक न्याय संगत विश्व, एक न्याय संगत एक न्याय संगत विश्व एवं एक साधारणीय ग्रह का निर्माण है, एवं एक साधारणीय साधारणीय ग्रह का
निर्माण। ये 2024 का थीम ये था, ये आपको याद रखना है। स्टेटमेंट करके ये क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना? वहीं 2023 में जो है भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो इसका भी 2023 का भी थीम होगा। तो इसका भी आपको थीम याद रखना है कि इसका थीम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबक, ठीक है ना? वसुधैव कुटुंबक कुटुंबकम, ठीक है? कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक भविष्य। ये थीम आपको याद रखना है किसी भी हालत में, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो है G20 शिखर सम्मेलन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो है ये भी आप याद रख लीजिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है ना? 1999 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किसके पास जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो है ये नागरिक किसके पास जाते हैं गाइस? तो ये राज्यपाल के पास, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, प्रधानमंत्री के पास या लोकसभा के पास। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो जाते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं, और जो है उच्च न्यायालय के पास जो है ये कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है हम कुछ पॉइंट बात करेंगे जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये संविधान के कौन से भाग में वर्णित है। तो पहला आपको याद रखना है कि ये जो है भाग 3 में वर्णित है, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपके कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, इसका उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार का। तो अनुच्छेद जो है आपको याद रखना है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में जो है आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार आपके कौन-कौन से हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको याद रखना है समता का अधिकार, समता का अधिकार, जो कि आपका समता का अधिकार जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो ये है आपका अनुच्छेद जो है आपके 14 से लेकर के 18 तक आपका समता का अधिकार है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपके कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? तो 19 से लेकर के 22 तक जो है ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे लगता है जगह भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, ठीक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 23 से 24 तक है। उसके बाद अगर हम बात करें शोषण का विरुद्ध हो गया, इसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका कौन से आर्टिकल में है गाइस? तो याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का है आपका है 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है ना? 25 से 28 तक। तो यहाँ पे 4 हो गया, उसके बाद जो है 2 और याद रखिएगा। 2 और आपका कौन-कौन सा हो गया? एक और आ गया आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना? एक और आपका कौन सा हो गया? संस्कृति, संस्कृति और, संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हुआ।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है ये आपका कौन से आर्टिकल में है? तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। और जो है लास्ट आपका कौन सा हो गया? लास्ट हो गया एक और आपका जो हो गया वो कौन सा है? आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना? संवैधानिक 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 उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये आपका कौन सा आर्टिकल में है इसे याद रखिएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है ना? आर्टिकल 32 में है। अब यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, पहले जो था वो मौलिक अधिकार 7 था, जिसमें से एक आपका संपत्ति का अधिकार भी था, जिसे हटा करके अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। उससे जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया गया था, ठीक है ना? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का उपयोग जो है हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है, डेटा को इनक्रप्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए किया जाता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों होता है? कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए किया जाता है, या फिर जो है आपको याद रखना है, या और किसके लिए भी किया जाता है? तो डेटा ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना? तो याद रख लीजिएगा, आईपी एड्रेस का उपयोग तो पहला आपको याद रखना है कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए, और दूसरा आपको याद रखना है डेटा ट्रांसफर के लिए भी। डेटा ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर के डेटा ट्रांसफर के लिए भी उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मैं एकदम क्लियरली लिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन होगी, मगर मैं एक वर्ड लिखा दूंगी, पता नहीं आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जो है एक वर्ड है वो मैम ने क्या लिखा है, तो इसलिए मैं पूरा क्लियरली ही लिखा देती हूँ ताकि आप लोग समझ सके, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री और जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ठीक है ना? जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति कहते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत करता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका अनुच्छेद 155 है। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? या अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है गाइस, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ठीक है ना? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा, और किस आर्टिकल के तहत? 155 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ जो है आर्टिकल आपका 156, अनुच्छेद 156 में क्या कहेगा कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होगा वो कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। राज्य राज्यपाल को कार्य मैंने लिख दिया, ठीक है। राज्यपाल राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है ना? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष तक होगा। ये जो है किस आर्टिकल के तहत है? 156 के तहत। उसके बाद जो है आपको याद रखना है आर्टिकल 153। तो 153 में कहा गया कि जो है हर जो है प्रत्येक राज्य या फिर हर राज्य का जो है एक राज्यपाल होगा। हर राज्य का हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य के हैं, ठीक है ना? हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद जो है मैं आपको 2 अनुच्छेद और लिखाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। पहला आपको याद रखना है अनुच्छेद 161, ठीक है ना? अनुच्छेद 161, और दूसरा आपको लिखाऊंगी गाइस, याद रखिएगा, अनुच्छेद 162। अनुच्छेद अनुच्छेद 162। तो अनुच्छेद 161 में क्या है गाइस? तो अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यपाल की राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 162 में क्या है? तो जो राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है ये किसमें गए? तो याद रखिएगा, राज्य की
कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति सीमा लिखिए, ठीक है ना। शक्ति सीमा जो है ये किस में गए, याद रखिएगा, ये है आपका आर्टिकल 162 में। तो ये दोनों आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर में हुआ था। तो कौन से शहर में हुआ था, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या फिर टोक्यो में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस में हुआ था। एआई एक्शन समिट 2025 की अगर मैं बात करूँ तो इसका आयोजन जो है कब हुआ था गाइस। तो इसका आयोजन जो हुआ था वो 10 से 11 फरवरी 2025 में हुआ था, ठीक है ना। 10 से 11 फरवरी 10 से 11 फरवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी गाइस, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता जो है गाइस याद रखिएगा, पहला नाम आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। और जो है दूसरा नाम आपको क्या याद रखना है, इमैनुअल, इमैनुअल मैक्रो। तो इमैनुअल मैक्रो जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है ना। इमैनुअल मैक्रो जो है ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो 2025 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका मुद्दा था वो कौन था। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो क्या था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई, ठीक है ना। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल एआई, ठीक है ना। सस्टेनेबल एआई पर 58 देशों ने हस्ताक्षर किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, हस्ताक्षर किया। और ये एआई एक्शन का जो है कैमा सम्मेलन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो था तीसरा सम्मेलन था, ठीक है ना। तीसरा एआई एक्शन समिट का जो है ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा सम्मेलन था, तीसरा सम्मेलन था, ठीक है ना। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है एक जो 2024 का याद रखिएगा, 2024 का भी पूछ सकता है, 2024 से भी बहुत ज्यादा करंट अफेयर देखने को मिला। तो 2024 में जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा सियोल में, ठीक है ना। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, सियोल में। और सियोल में जो है ये कहाँ है आपका, तो सियोल आपका जो है ये आपका कहाँ है, सियोल आपका दक्षिण कोरिया है, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि 2026 की गई, तो याद रखिएगा 2026 में जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है एआई समिट जो है भारत में आयोजित होगा, ठीक है ना, भारत में आयोजित होगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि 2026 में कहाँ आयोजित होगा, तो याद रखिएगा 2026 में भारत में आयोजित होगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका इसका नाम जो रखा गया, ये जो है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है भद्रा नदी के नाम पर रखा गया, ठीक है ना, भद्रा नदी के नाम पर, भद्रा नदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1951 में इसकी स्थापना हुई। और याद रखिएगा इसे जो है 1998 में जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे जो है 1998 में 1998 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक में और कौन कौन सा आपका वन्य जीव अभयारण्य है, तो कर्नाटक में है आपका बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है, बांदीपुर, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपका कर्नाटक में, ठीक है ना, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगला आपका कौन सा है, तो और याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, नागरहोल वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। नागरहोल, नागरहोल वन्य जीव अभयारण्य। नागरहोल वन्य जीव अभयारण्य से जो है एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आपको ये क्या याद रखना है, नागरहोल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है आपका नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और याद रखिएगा, एक और आपको क्या याद रखना है, नागरहोल हो गया। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। कावेरी, कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, ये सब आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। और कावेरी वन्य जीव अभयारण्य से राज्य तो पूछता ही है, इसके बाद आपको याद रखना है, पूछता है कि ये कौन से नदी के किनारे है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके कावेरी नदी के किनारे, ठीक है ना। कावेरी नदी के, कावेरी नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा ये खोज की थी 1831 में, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की थी गाइस, तो केंद्रक की जो खोज हुई थी वो 1831 में हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्र की खोज की थी वो किसमें की थी गाइस, तो याद रखिएगा पौधों के कोशिका में, ठीक है ना। पौधों के कोशिका में खोज की थी, पौधों के कोशिका में। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केंद्रक के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि केंद्रक में जो है डीएनए जो है मौजूद होता है, ठीक है ना। डीएनए मौजूद होता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट क्या, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कोशिका का नियंत्रण। ये जो है क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है ये कौन होता है, केंद्रक होता है, ठीक है ना। तो कोशिका का, कोशिका का नियंत्रण, नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है ना। नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट आते हैं guys, तो ये जो है आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी। कोशिका, कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज की, वो भी कब की थी, 1665 में, ठीक है ना। 1665 में की थी। और याद रखिएगा कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो है आपका डी डुवे। डी डुवे से आपको क्या याद रखना है, इसने किसकी खोज की थी गाइस, तो डी डुवे ने जो है लाइसोसोम की खोज की। तो लाइसोसोम की, लाइसोसोम की खोज की। और डी डुवे ने जो है लाइसोसोम की खोज कब की, 1955 में, ठीक है। और लास्टली जो है ये आपका कौन बचता है guys? तो लास्टली जो है ये आपके जो है लिवेन हॉक। लिवेन हॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी guys? तो याद रखिएगा इन्होंने भी कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की। और जीवित कोशिका की खोज जो है इन्होंने कब किया था guys? याद रखिएगा 1674 में, 1674 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई थी। तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये हरियाणा में शुरू हुई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो ट्रेन है ये हरियाणा के जो है ये आपको याद रखना है जींद से जो है सोनीपत के बीच चलेगी, ठीक है ना। ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये किसके बीच चलती है, जींद से, जींद से सोनीपत के बीच, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका
कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा, तो ये लगभग जो है आपको याद रखना है 90 की दूरी तय करेगा। ठीक है, दूरी तय करती है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि इस ये जो है आपका इसका अधिकतम गति कितना होगा गाइस, तो इसका अधिकतम गति भी याद रखिएगा, अधिकतम गति। तो इसका अधिकतम गति कितना है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, इसका अधिकतम गति कितना है गाइस, याद रखिएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्लीय का पीएच होता है। तो प्रबल अम्लीय का पीएच क्या होता है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 3 के बीच। अब प्रबल अम्लीय का 0 से 3 के बीच क्यों होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रबल अम्लीय कहते किसको है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं। तो प्रबल अम्लीय हम उसे कहते हैं जो पानी में जो है पूरी तरह से आयनित होकर जो है ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो पानी में पूरी तरह से आयनित हो जाता है। ठीक है ना, आयनित होकर अधिक हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ठीक है ना, अधिक हाइड्रोजन अधिक हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है कौन कौन सा है जो पानी में पूरी तरीके से आयनित होकर जो है ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो है पहला आपको याद रखना है वो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है अगर मैं बात करूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसका जो है पीएच कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका पीएच होता है 1। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक 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 एसिड। ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, उसके बाद आपको इसका पीएच याद रखना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं इसके पीएच की बात करूँ तो इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 0.5 होता है। इसके अलावा जो है एक और याद रखिएगा, आपको जो है तीसरा याद रखना है कौन सा हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसका जो है पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच 2 होता है। तो इसीलिए जो है इसका पीएच जो है ये कितना होता है, 0 से 3 के बीच तक होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कौन सा नहीं है, तो गाइस हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का जंतर मंतर, महाबोधि मंदिर या केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का जंतर मंतर शामिल नहीं है। हुमायूं का मकबरा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, और जो है इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो 1993 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बिहार में है, और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2002 में। और वहीं अगर मैं केवला देव राष्ट्रीय पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका राजस्थान में है, और इसे जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1983 में। ठीक है ना, और दिल्ली का जंतर मंतर जो है इसका जो है ये आपका शामिल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, दिल्ली के जंतर मंतर के जो है ये आपको याद रखना है कि जो अगर आपसे जो है जयपुर का जंतर मंतर अगर पूछे तो फिर ये शामिल है। ठीक है ना, जयपुर का जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर शामिल है। तो जयपुर का जंतर मंतर जो है यूनेस्को में शामिल है, और कब शामिल हुआ था, 2010 में। 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, के.एस. हेगड़े या सोमनाथ चटर्जी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार जो है ये आपके इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखिका है। और अगर मैं बात करूँ तो इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, भारत की पहली पहली महिला भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इनका जो काल था वो कब से कब तक था गाइस। तो काल तो बेसिकली उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर, सबका कोई ही नहीं होता है कहाँ से प्रश्न पूछ दे। तो याद रख लीजिएगा 2009 से 2014 तक। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो चुनी गई थी, पहला तो कार्य हो गया, और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये निर्विरोध चुनी गई थी। ठीक है ना। निर्विरोध। निर्विरोध का मतलब कि जिन्हें जो है पूरी सहमति के साथ जो है चुना जाता है उसे निर्विरोध कहते हैं। या फिर जो है अ, इनके जो है टक्कर में कोई और नहीं था तो उसे भी निर्विरोध ही कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है सुमित्रा महाजन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय जो है ये आपका लियोन में स्थित है। और लियोन आपका कहाँ है? तो लियोन आपका फ्रांस में। लियोन आपका कहाँ है? फ्रांस में। अब यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की अगर मैं बात करूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंटरपोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इंटरपोल। ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंटरपोल की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है ना। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी गाइस, तो वियना में हुई थी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा 194 सदस्य देश हैं। 194 सदस्य देश हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ठीक है ना। सबसे बड़ा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्यास और सतलज नदी के बीच कौन सा दोआब स्थित है? तो व्यास और सतलज नदी के बीच जो है ये आपका कौन सा दोआब स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका जो है बिस्त दोआब। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर मैं बात करूं बारी दोआब, बारी दोआब जो है ये किन दो नदियों के बीच का जो भूमि रहता है ना उसे ही हम दोआब कहते हैं। ठीक है ना। तो बारी दोआब की अगर मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रावी नदी और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है ना। तो रावी नदी और व्यास नदी के बीच, रावी नदी और व्यास नदी के बीच में जो है ये आपका कौन सा दोआब है? बारी दोआब है। वहीं अगर मैं रचना दोआब की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका चेनाब नदी और रावी नदी के बीच है। ठीक है ना। चेनाब चेनाब नदी और रावी नदी के बीच। ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है कौन सा बचता है? झाज दोआब। तो झाज दोआब की बात अगर मैं करूँ तो ये आपका जो है कौन सी नदी के बीच है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका झेलम और चेनाब नदी के बीच। ठीक है ना। झेलम झेलम और चेनाब नदी के बीच। चेनाब नदी के बीच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ग्राफिक डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, एक्सेल या नोटपैड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप जो है ये किया जाता है। ये जो है इसके बाद जो है एक और याद रखिएगा, ग्राफिक डिजाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है ब्लेंडर। ब्लेंडर में जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है ब्लेंडर में, तो यदि आपको जो है मतलब 3D और या फिर जो है एनिमेशन का काम करना है, 3D और एनिमेशन के लिए जो है ये कौन सा ये है 3D, 3D, 3D और एनिमेशन के लिए जो है कौन से ग्राफिक डिजाइन का उपयोग किया जाता है? 3D और एनिमेशन के लिए, एनिमेशन के लिए, ठीक है ना, एनिमेशन के लिए तो ये किया जाता है गाइस, ब्लेंडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा है। तो प्रोटीन का हिस्सा आपका कौन सा तत्व हो गया गाइस? तो आयोडीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया या कोबाल्ट हो गया। तो गाइस नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि कौन सा तत्व है जो प्रोटीन का हिस्सा है, तो प्रोटीन का हिस्सा कौन कौन सा हो गया? तो पहला आपको याद रखना है, प्रोटीन का हिस्सा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कार्बन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, ये सब आपके प्रोटीन का हिस्सा है। और नाइट्रोजन हो गया जो कि आपको ऑप्शन में दिया ही हुआ है, नाइट्रोजन। एंड देन अगर मैं बात करूँ तो आपका सल्फर हो गया। और ये सभी मिलकर जो है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये सभी जो है आपका मिल करके क्या बनाते हैं? ये सभी आपका मिल करके एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं, अमीनो एसिड का, एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 28 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 22 मार्च को जो है ये क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब एक और याद रखिएगा, 11 जुलाई, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को जो है ये क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम अस्थाई है या अस्थाई है या ऑप्टिकल है या फ्लैश है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम जो है ये आपका जो है एक जो है आपका अस्थाई, अस्थाई मेमोरी है। रैम की अगर मैं बात करूँ तो एक आपका होता है एस रैम होता है, ठीक है ना। एस रैम आपका कौन सा होता है? एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैम, ठीक है ना। एक आपका कौन सा होता है? स्टैटिक रैम होता है। और जो है दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका डी रैम। डी रैम आपका क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम डायनामिक, डायनामिक रैम बोलते हैं, ठीक है, डायनामिक रैम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थाई स्टोरेज के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं गाइस, तो याद देखिएगा अस्थाई स्टोरेज के लिए, अस्थाई स्टोरेज के लिए, अस्थाई स्टोरेज के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं गाइस, याद देखिएगा हार्ड ड्राइव का, ठीक है ना। किसका करते हैं? हार्ड ड्राइव का, हार्ड ड्राइव का।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अस्थाई जो है ये हमारा रैम कैसा है, अस्थाई है। अब यहाँ पे जो है रैम का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फुल फॉर्म यानी कि पुश देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या होता है, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी दिक्कत है गाइस, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि यहाँ पे जितना भी चीज लिखाई है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कोशिश करिएगा, एक से दो बार देखिएगा, आपके माइंड में जरूर रहेगा। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।